नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के विशेष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 34। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, पूरे व्याख्या के साथ, विश्लेषण के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये जो प्रश्न है 25 प्रश्न, वो PYQ के रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। क्यों इसको सॉल्व करते हैं? इससे आपको अनुमान लगता है कि प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको अनुमान लगता है कि हाँ, इस तरह के पेपर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हम लोग जुलाई 2018 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। 25 प्रश्न हम लोग क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम एक ही क्लास में पूरे 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो वो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए मतलब कि 25-25 प्रश्न मतलब हल्का हल्का बोझ रहेगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लास 32 में मैंने 25 प्रश्न कराया था जुलाई 2018 के प्रश्न पेपर का। फिर 33 में कराया था। आज है क्लास 34। ठीक, क्लास 34। प्रश्न संख्या 51। लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ए में पहले लिखा है ब्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, इसका जो है प्रकाशन वर्ष मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। ब्योमकेश दरवेश की अगर बात करें तो देखो, ऐसे प्रश्न जो हैं जब तक आपको प्रकाशन वर्ष नहीं याद रहेगा तब तक ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ब्योमकेश दरवेश का प्रकाशन वर्ष 2010 है। कलम का मजदूर 1964 है। कलम का सिपाही 1962 है। और आवारा मसीहा 1974 है। तो पहले क्या आएगा? पहले ही 1962 वाला आएगा, कलम का सिपाही। उसके बाद कलम का मजदूर 1964। उसके बाद कौन आएगा? आवारा मसीहा 1974। उसके बाद ब्योमकेश दरवेश 2010। तो देखो, विकल्प डी जो है सही, इसका 51 का आगे लिखा भी है मैंने। देखो, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। कलम का सिपाही 1962 किसका है? अमृत राय का है। कलम का मजदूर 1964 ईस्वी किसका है? मदन गोपाल का है। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। ब्योमकेश दरवेश सन 2010 ईस्वी, ये किसका है? ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है। ठीक। प्रश्न संख्या 52। लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही अनुक्रम होगा विकल्प सी। मैं डायरेक्ट मतलब कि सही विकल्प बता रहा हूँ आपको, समय थोड़ा बचेगा आपका। डायरेक्ट क्या है मतलब कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वह है विकल्प सी, पहले सेतुबंध 1972, आठवां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987 और रति का कंगन सन 2010। तो 72 का विकल्प सी से आगे लिखा है। देखो, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है सेतुबंध 1972, आठवां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987 और रति का कंगन सन 2010। ये सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। और ये चारों के चारों नाटक किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा के हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा कि सुरेंद्र वर्मा के नाटक कौन कौन से हैं। और तो सेतुबंध है, आठवां सर्ग, एक दुनिया के, रति का कंगन। कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ देता है ऐसे प्रश्न। यहाँ पे सुरेंद्र वर्मा दिया रहेगा ए में, और इधर मतलब कि विकल्प 3 में दिया रहेगा सेतुबंध। तो ए का विकल्प 3 इस तरह लगाना रहता है ना, मिलान करना रहता है, तो ऐसे प्रश्न पूछ देता है। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 53। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो सही अनुक्रम कौन सा है? तो विकल्प बी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। पहले आएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। उसके बाद है कवि सुमित्रानंदन पंत।
पंत क्या है, तो इसका मतलब कि इसका प्रकाशन वर्ष 1976 है। मिथक और साहित्य, मिथक और साहित्य ये किसका है, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, इसका प्रकाशन क्या है, इसका प्रकाशन है 2001। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, और फिर है मतलब भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। तो 53 का विकल्प भी सही है। देखिए मिथक और साहित्य, भारतीय मिथक और साहित्य इसका प्रकाशन वर्ष नहीं पता था, तो इसीलिए मतलब कि मैंने नहीं लगाया यहाँ पे, लेकिन विकल्प जो है भी सही है, 53 का विकल्प भी सही होगा। प्रश्न संख्या 54 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो वो सही अनुक्रम कौन सा है, तो वह है विकल्प बी, जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, कवि निराला 1965 और नई कविता 1973 ईस्वी। तो 54 का विकल्प भी सही है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, कवि निराला 1965 और नई कविता 1973। ये चारों की चारों कृतियाँ किसकी हैं, तो नंद दुलारे वाजपेयी की कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 55 लिखा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो सही अनुक्रम कौन सा है, विकल्प ए है वामन 8वीं सदी, कुंतक 10वीं सदी, मम्मट 11वीं सदी और विश्वनाथ 14वीं सदी। तो 55 का विकल्प ए जो है वो सही है। देखो आंसर ये है वामन 8वीं सदी, कुंतक 10वीं सदी, मम्मट 11वीं सदी और विश्वनाथ 14वीं सदी। प्रश्न संख्या 56 निम्नलिखित बोलियों को उनके चित्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे बोलियों के नाम, यहाँ पे चित्रों के नाम क्या करना है, सुमेलित करना है। निम्नलिखित बोलियों को उनके चित्रों के साथ सुमेलित कीजिए। बोली में कौन कौन सी, एक खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बांगरू है, अवधी है। क्षेत्र में कौन कौन से है, बिलासपुर है, सुल्तानपुर, आगरा, बिजनौर, करनाल। तो खड़ी बोली, खड़ी बोली इन ऑप्शनों में से किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, बिजनौर में। खड़ी बोली बिजनौर में बोली जाती है। देखो अब क्या है, यहाँ पे तो ये है एक अचार, अगर आपको एक अचार, अगर आपको कन्फर्म है खड़ी बोली बिजनौर में बोली जाती है, एक अचार है, तो ऑप्शन देखना है कि एक अचार किस किस में है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। तो देखिए आप लोग ध्यान देंगे कि एक अचार किस में है, तो विकल्प बी में है, तो एक अचार विकल्प भी सही है। आपको कुछ नहीं करने का है, बस आपको अगर इतना पता चला कि नहीं खड़ी बोली बिजनौर की क्षेत्र में बोली जाती है और आपको ये कन्फर्म है, तो आप एकदम आंख बंद करके ऑप्शन बी पे लगा देंगे। तो मतलब कि चार इसी में है ना, सिर्फ अगर 2-3 में दिया रहता तो थोड़ा कन्फ्यूज रहता, जैसे कि ऑप्शन डी में भी 4 दे दिया, ऑप्शन डी में भी ए में 4 दे दिया, तब थोड़ा कन्फ्यूज रहता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में 4 दिया है, विकल्प बी में 4 दिया है, तो आप लोग मतलब कि और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, विकल्प बी जो है वो सही है। ठीक, तो देखो खड़ी बोली बिजनौर में बोली जाती है, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है। बांगरू कहाँ बोली जाती है, तो बोली जाती है करनाल में। और अवधी कहाँ बोली जाती है, सुल्तानपुर में। हो गया बस, 56 का विकल्प बी जो है वो सही है। खड़ी बोली बिजनौर में, ब्रजभाषा आगरा में, बांगरू करनाल में और अवधी सुल्तानपुर में। प्रश्न संख्या 57 निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे काव्य भाषा है, यहाँ पे काव्य भाषा, यहाँ पे उनसे संबंधित रचनाओं के नाम है।
मतलब कौन सी रचना किस काव्य भाषा में लिखी गई है, उसको देखना है। तो देखो, काव्य भाषा में अवहट्ठ है, ब्रजभाषा है, अवधी और खड़ी बोली है। रचना में कौन कौन सी है? भंवर गीत है, प्रिय प्रवास है, कृतिलता है, प्रबंध चिंतामणि और मधुमालती है। अब मिलान करना है। तो कौन सी रचना किस काव्य भाषा में लिखी गई, ये मिलान करना है। तो अवहट्ठ में कौन सी रचना लिखी गई है? अवहट्ठ भाषा में कौन सी रचना लिखी गई है? तो कौन सी लिखी गई है? तो वो लिखी गई है कृतिलता। कृतिलता लिखी गई है। ब्रज भाषा में कौन सी? तो वो है भंवर गीत। तो देखो, ए का 3 और बी का 1 किस में है? तो देखो, ए में भी है और डी में भी है, दोनों में है ना, थोड़ा कंफ्यूज है। अब यहाँ पे ए का 3 ए में भी है और डी में भी है, और बी का 1 ए में भी है और डी में भी है। अब तीसरा ऑप्शन अगर नहीं पता रहेगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब यही दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। तो अवधी भाषा में कौन सी रचना है? तो कौन सी रचना है? तो वो है मधुमालती। फिर सी का 5 किस में है? तो विकल्प डी में है। तो 57 का विकल्प डी जो है वो सही है। खड़ी बोली प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास रचना जो है वो खड़ी बोली में है। विकल्प डी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पंक्तियों के नाम, यहाँ पे उनके रचयिता के नाम, क्या करना है? मिलान करना है। देखो, क्या करना है? मिलान करना है ना। तो ए में लिखा है कि नगर बाहिरे डोम्बी तुहरी कुड़ियाँ छाई। यह जो पंक्ति है वो किस रचनाकार की है? कहा तरवर पंच बिड़ाल, ये किसकी है? कड़वा बोलना बोलिस नारी, मोरा जवना नवेलरा भयो है गुलाल। थोड़ा मतलब पढ़ने में समस्या आ रही है, आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या करना है? मिलान करना है। तो नगर बाहिरे डोम्बी तुहरी कुड़ियाँ छाई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कढ़ापा की है। किसकी है? कढ़ापा की है। का तरवर पंच बिड़ाल, ये किसकी पंक्ति है? ये है लुइपा की। किसकी पंक्ति? लुइपा की है। कड़वा बोलना बोलिस नारी, ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है नरपति नाल की। और मोरा जवना नवे लरा भयो है गुलाल, ये किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है खुसरो की पंक्ति है। तो 58 का ए का 2 किस में है? ए का 2 और बी का 1 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो 58 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। 2 1 4 3, 2 1 4 3। प्रश्न संख्या 59, लिखा है किसमें कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे काव्य पंक्ति, यहाँ पे रचनाकारों के नाम, क्या करना है? मिलान करना है। तो काव्य पंक्ति कौन कौन सी? ए में लिखा है उने घटा पर जग छाया, ये किसकी पंक्ति है? उने घटा पर जग छाया, ये पंक्ति है जायसी की। ये पंक्ति किसकी? जायसी की। तो एक अचार किस में है? तो ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है? तो एक अचार किस में है? तो एक अचार है डी में। बस आपका आंसर हो गया। 59 का विकल्प डी जो है वो सही है। आवत जात पनहिया टूटी, है किसका है? कुंभन दास का है। बी का 2 इसमें है। अति मलिन ब्रिजभानु कुमारी, ये किसकी पंक्ति? सूरदास की पंक्ति है। और कीरति भनति भूति भल सोई, ये किसकी पंक्ति? तुलसीदास की पंक्ति है। तो ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 3 है। तो 59 का विकल्प डी जो है वो सही है। उन्हें घटा पर जग छाया, जायसी की पंक्ति है। आवत जात पनहिया टूटी, कुंभनदास की पंक्ति है। अति मलिन ब्रिजभानु कुमारी सूरदास की है। कीरति भनिति भूति भल सोई, ये तुलसीदास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दार्शनिक सिद्धांतों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पे
उनसे संबंधित कवियों के नाम दिए गए हैं। क्या करना है? मिलान करना है। तो अद्वैतवाद, अद्वैतवाद से संबंधित कवि कौन से हैं? तो वो कौन है? तो वो है रैदास। अद्वैतवाद अद्वैतवाद सिद्धांत से संबंधित जो कवि है वो है रैदास है। विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित कवि कौन है? तो वो है तुलसीदास। ए का 3 और बी का 5 किस में है? विकल्प ए में है। बस आंसर हो गया। 60 का विकल्प ए सही है। शुद्धाद्वैतवाद संबंधित कवि कौन से हैं? तो वो कौन है? वो है कुंभन दास, वो है कुंभन दास। और शकी संप्रदाय सिद्धांतों से संबंधित कवि कौन से हैं? तो वो है हरिदास। ए का 3, बी का 5, सी का 4 और डी का 2। 60 का विकल्प ए सही है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि अद्वैतवाद से संबंधित कवि रैदास है और इसके प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद की प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित कवि हैं तुलसीदास और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद संबंधित कवि कौन है? वो है कुंभन दास और इसके प्रवर्तक हैं बल्लवाचार्य। और शकी संप्रदाय से संबंधित कवि हैं हरिदास और इसके जो प्रवर्तक कवि कौन है? वो है स्वामी हरिदास। तो विकल्प ए जो है वो सही है 60 का। प्रश्न संख्या 61 लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कृतियों के नाम, यहाँ पे रचनाकारों के नाम। कृति में कौन कौन से? जपूजी है, रसमंजरी है, मरवे नाई का भेद है, वैराग्य संदीपनी है। रचनाकार में तुलसीदास है, कबीर है, नंददास है, रहीम है, नानक है। तो कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। जपूजी किसका है? जपूजी जो रचना है वो किसकी है? तो वो है नानक की, गुरु नानक की है जपूजी। ए का 5 किस में है? देखिए ए का 5 किस में है? तो ए बी सी डी। ए का 5 सी में है तो विकल्प सी सही है 61 का। बस हो गया क्वेश्चन। ऐसे अगर आप लोग मतलब इसमें से अगर 1-2 का पता है कि जपूजी के लेखक कौन है, रचनाकार, तो वो है नानक। तो होगा 1 का 5 किस में है? तो विकल्प सी में है तो विकल्प सी सही है 61 का। हो गया। रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो वो है नंद दास। मुरवे नाई का भेद के रचनाकार कौन है? रहीम है। और वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। ए का 5, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। विकल्प सी जो है वो सही है 61 का। जपूजी नानक दास के। देखिए प्रश्न संख्या 62 लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचना के नाम, यहाँ पे विषय वस्तु के नाम, मतलब कि इन रचनाओं की विषय वस्तु क्या है, यहाँ पे उनका नाम लिखा गया है। तो देखो रचना में कौन कौन? शिवराज भूषण है, छत्र प्रकाश है, वीरा वारिस है और काव्य निर्णय है। तो क्या करना? मिलान करना। देखो शिवराज भूषण, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो है अलंकार निरूपण, अलंकार निरूपण। छत्र प्रकाश, इसकी विषय वस्तु क्या है? जीवन चरित्र छत्र प्रकाश की। विरह वारिस, इसकी विषय वस्तु क्या है? रीति स्वच्छंद वृत्ति। और काव्य निर्णय, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो वह सर्वांग निरूपण। तो ए का 4, बी का 3 किसमें है? तो बी में है तो 62 का विकल्प बी जो वो सही है। ठीक। प्रश्न संख्या 63 लिखा है इसमें कि निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रस प्रतिपादक कृतियाँ के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे रचनाकारों के नाम लिखे गए हैं। क्या करना है? मिलान करना है। रस सागर किसकी रचना है? तो वो किसकी रचना है? तो वह श्रीपति की। बी में लिखा है कि रस चंद्रोदय, ये किसकी रचना है? यह कविंद्र की रचना है।
सी में कि रसराज, ये किसकी रचना है? तो ये मतीराम की रचना है। और डी में है कि रस पीयूष निधि, ये किसकी रचना है? तो वो सोमनाथ की रचना है। तो ए का 5, बी का 2, किस में है? तो विकल्प सी में है। तो 63 का विकल्प सी जो वो सही है। रस सागर ये किसकी रचना है? श्रीपति की है। रस चंद्रोदय ये किसकी रचना है? कविंद्र की है। रस राज ये किसकी रचना है? मतीराम की है। और रस पीयूष निधि ये किसकी? ये सोमनाथ की है। देखो यहाँ पे लिखा है रस सागर श्रीपति की, रस चंद्रोदय कविंद्र की, रस राज मतीराम की और रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पे फिर मतलब कि प्रश्न संख्या क्या है? 64 है ये। प्रश्न संख्या 64 देखिए, जो 2018 में प्रश्न संख्या 64 पूछा गया था वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने उस प्रश्न को ना रख के अलग से एक दूसरा प्रश्न यहाँ पे रखा है मैंने, ठीक ना। तो दूसरा प्रश्न रखा है तो इसको देख लेते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 का यहाँ पे है, सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। अंधेर नगरी यहाँ पे नाटक है, यहाँ पे मतलब कि बताएगा कि अंधेर नगरी कैसा नाटक, प्रहसन है या गीति नाट्य है या लोक नाट्य शैली है, मतलब कि ये पूछा है। तो अंधेर नगरी है, अंधा युग है, ध्रुव सामनी है और आगरा बाजार है। तो मिलान करना, तो अंधेर नगरी कैसा नाटक है? तो अंधेर नगरी एक प्रहसन नाटक है। एक का 3, एक का 3 ए में भी है, बी में भी है। अंधा युग कैसा नाटक है? तो वो एक गीति नाट्य है अंधा युग। तो बी का 4 किस में है? तो बी का 4 ए का 3 और बी का 4 विकल्प बी में है। तो 64 का विकल्प बी जो वो सही है। अंधेर नगरी एक प्रहसन नाटक है और अंधा युग एक गीति नाट्य है। ध्रुव सामने एक समस्या मूलक नाटक है। ध्रुव सामनी जो है वो एक समस्या मूलक नाटक है और आगरा बाजार एक लोक नाट्य शैली है। आगरा बाजार का एक लोक नाट्य शैली है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 विकल्प बी में है। तो 64 का विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 65, प्रश्न संख्या 65 लिखा है इसमें कि निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पात्रों के नाम, यहाँ पे कृतियों के नाम दिए गए हैं। क्या करना है? मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो देखो पात्र में कौन कौन है? कर्ण है, कमला है, ओसिनरी है और राहुल है। काव्य कृति में कौन कौन से? उर्वशी है, यशोधरा है, रश्मि रथी है, प्रलय की छाया और कमायनी। तो इसको सुमेलित करना। तो कर्ण, कर्ण किस कृति का पात्र है? कर्ण जो वो किस कृति का पात्र है? तो वो है रश्मि रथी। ए का 3, ए का 3 ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ए का 3 ठीक। कमला, उसके बाद कमला देखेंगे। कमला किस कृति का पात्र है? तो वह प्रलय की छाया, प्रलय की छाया। बी का 4, तो देखो ए का 3 और बी का 4, बी में भी है सी में भी है। अब ओशनरी, ओशनरी किस कृति की पात्र है? ओशनरी किस कृति की पात्र? तो है उर्वशी। फिर सी का 1, तो 3 4 1 किस में है? विकल्प सी में है। तो 65 का विकल्प सी जो है सही है। राहुल, राहुल जो वो यशोधरा कृति का पात्र है। तो कर्ण रश्मि रथी, कमला प्रलय की छाया, ओशनरी ओशनरी उर्वशी और राहुल यशोधरा। देखिए यहाँ पे पात्र, कृति और कृतिकार लिखे हैं। कर्ण, कर्ण मतलब कि किस कृति का पात्र है? तो वह रश्मि रथी किसका है? दिनकर का है। कमला प्रलय की छाया का पात्र है, जयशंकर प्रसाद का है। ओशनरी उर्वशी कृति का पात्र है, दिनकर का है। और राहुल यशोधरा का पात्र है, ये मैथिली शरण गुप्त का है। प्रश्न संख्या 65 लिखा है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। कवियों के नाम, रचनाओं के नाम क्या करना है? सुमेलित करना है। कवि में कौन कौन? अज्ञे हैं, बच्चन है, रघुवीर सहाय है, सुमित्रानंदन पंत है। और रचना में कौन कौन सी है?
कला और बूढ़ा चांद, दीप शिखा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सतरंगिनी, सीढ़ियों पर धूप में। तो 66 का विकल्प मतलब कि 66 का क्या करना है, सुमेलित करना है। तो आगे की कौन सी रचना है इसमें से आगे की कौन सी रचना है, तो उनका है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये आगे की रचना है। बच्चन सिंह का कौन सा है, तो बच्चन सिंह का है सतरंगिनी। ए का 3, बी का 4 किस में, तो विकल्प सी में हो गया। रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप में, और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद। तो 66 का विकल्प जो है सी सही है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत, दीप शिखा महादेवी वर्मा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ आगे की है, सतरंगिनी बच्चन सिंह की है, और सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की है। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलन के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कवियों के नाम और यहाँ पे जिन आंदोलन से जुड़े थे उनका नाम दिया गया है, तो उसको पहले सुमेलित करना है। लक्ष्मीकांत वर्मा, ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो वो जुड़े हुए थे अकविता। अकविता, ए का 4 किस में, ए का 4 ए में, बस हो गया। देखो इसी तरह मतलब कि लगाना रहता है। नरेश, नरेश किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो नक्केनवाद से। शंभुनाथ नवगीत से जुड़े हुए थे, और केदारनाथ अग्रवाल ये जुड़े हुए थे प्रगतिवाद से। तो 67 का विकल्प ए जो है वो सही है। लक्ष्मीकांत वर्मा अकविता, नरेश नक्केनवाद, शंभुनाथ सिंह नवगीत, और केदारनाथ अग्रवाल ये प्रगतिवाद आंदोलन से जुड़े हुए थे। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कहानियाँ, यहाँ पे उनके पात्रों के नाम दिए गए हैं, तो सुमेलित करना है। आकाशदीप, आकाशदीप है दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था गैंग्रीन। सुनंदा है, मालती है, बुद्धगुप्त है, अतुल है, बौद्धा सिंह है। यहाँ पे पात्रों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे मतलब कि कहानियों के नाम, और किस मतलब कि किस कहानी में कौन सा पात्र है सुमेलित करना है। तो आकाशदीप, आकाशदीप कहानी में कौन सा पात्र रहता है, इन ऑप्शन में से कौन सा पात्र रहता है आकाशदीप में, तो रहता है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त। दिल्ली में एक मौत, इसमें कौन सा पात्र रहता है, तो वो अतुल। उसने कहा था बौद्धा सिंह, उसने कहा था बौद्धा सिंह। और गैंग्रीन, गैंग्रीन में कौन, गैंग्रीन में मालती रहती है ना, गैंग्रीन में मालती रहती है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 5 और डी का 2, विकल्प ए में है। तो 68 का विकल्प ए जो है वो सही है। आकाशदीप, इस कहानी का पात्र बुद्धगुप्त था, बुद्धगुप्त है, जयशंकर प्रसाद का ये कहानी है। दिल्ली में एक मौत, ये इसमें जो पात्र रहता है वो अतुल है। किसकी, कमलेश्वर की है। उसने कहा था, इस कहानी का पात्र बौद्धा सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। गैंग्रीन, इस कहानी की पात्र जो वो मालती रहती है, और इसके कहानीकार कौन है, अज्ञे हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे उपन्यासों के नाम दिए गए, यहाँ पे वर्ण विषय के नाम दिए गए, सुमेलित करना है। अजय की डायरी, अंतराल, बसंती और महाभोज। तो किस उपन्यास में कौन सा वर्ण विषय दर्शाया गया है उसी के साथ मिलान करना है। तो अजय की डायरी में, अजय की डायरी में क्या दिखाया गया है, तो इसमें दिखाया गया है विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। अंतराल में क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है स्त्री पुरुष संबंध में जटिलता। बसंती में दिखाया गया है कि महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। और महाभोज में दिखाया गया है कि समकालीन राजनीतिक परिवेश। तो ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 1, विकल्प ए में है। तो 69 का विकल्प ए जो है वो सही है। अजय की डायरी में है विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि का वर्णन दिखाया गया है अजय की डायरी में। उपन्यासकारक कौन है, देवराज है। अंतराल में स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता को दिखाया गया है, मोहन राकेश हैं। बसंती में दिखाया गया महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण,
इसके लेखक भीष्म साहनी है। और महाभोज में दिखाया कि समकालीन राजनीतिक परिवेश, जिसकी जो लेखिका है वो है मनु भंडारी। ठीक। प्रश्न संख्या 70, लिखा है कि निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे निबंधों के नाम, यहाँ पे लेखकों के नाम सुमेलित करना है। तो देखो निबंध में कौन कौन से है, कहानी अकहानी है, गंधमादन है, जीप पर सवार झिल्लियाँ हैं, इल्लियाँ और मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर लेखक में कौन कौन है, शरद जोशी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, कुबेर नाथ राय हैं, धर्मवीर भारती हैं और हरिशंकर परसाई हैं। तो क्या करना है, मिलान करना है। तो देखो कहानी और अकहानी निबंध के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती। गंधमादन, गंधमादन निबंध के लेखक कौन है, तो इसके हैं कुबेरनाथ राय। जीप पर सवार इल्लियाँ, जीप पर सवार इल्लियाँ, इसके लेखक कौन है, इसके निबंधकार कौन है, तो वह है शरद जोशी। और मिट्टी की ओर इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो विकल्प सी में है, तो 70 का विकल्प सी जो है वो सही है। अकहानी, कहानी और अकहानी के निबंधकार कौन है, धर्मवीर भारती हैं। गंधमादन के निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी हैं और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 लिखा है इसमें कि निम्नलिखित स्त्री पात्रों को शब्दबद्ध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे स्त्री पात्रों के नाम, यहाँ पे नाटकों के नाम दिए गए हैं, सुमेलित करना है। तो देखो पात्र में कौन कौन है, उर्वी है, सुंदरी है, वेणुरति और देवसेन है। नाटक में कौन कौन है, ये सुंदरी नहीं सूर्यमुख है, सूर्यमुख है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ये सूर्यमुख है, ये स्कंदगुप्त है, ये देहांतर है, ये पहला राजा है और ये लहरों के राजहंस। तो क्या करना है, मिलान करना है। ये क्या करना है, मिलान करना है ना, सूर्यमुख। ठीक, ये सूर्यमुख है। देखो उर्वी, उर्वी किस नाटक की पात्र है, तो वह पहला राजा, पहला राजा राजा नाटक की पात्र है। सुंदरी ये किस नाटक की पात्र है, तो वह है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। ए का 4 और बी का 5 किस में है, तो विकल्प सी में है। तो 71 का विकल्प सी जो है वो सही है। वेणुरति, वेणुरति किस नाटक की पात्र है, तो वह है सूर्यमुख के, सूर्यमुख नाटक की पात्र है वेणुरति। और देवसेन, देवसेन किस में किया, तो वह स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। तो 71 का विकल्प सी जो है वो सही है। देखो सूर्यमुख वेणुरति लक्ष्मी नारायण लाल का है, स्कंदगुप्त इसमें का जो पात्र वो देवसेना है। नाटककार कौन है, जयशंकर प्रसाद, पहला राजा। इस नाटक की पात्र कौन है, वो है उर्वी, किसका, जगदीश चंद्र माथुर का है। लहरों के राजहंस इस नाटक की जो पात्र है वो है सुंदरी, किसका, मोहन राकेश का है। प्रश्न संख्या 72 लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे उपन्यासों के नाम, यहाँ पे पात्रों के नाम, क्या करना है, मिलान करना है। उपन्यास में कौन कौन है, सूरज का 7वां घोड़ा, मैला आंचल, 1 इंच मुस्कान और तमस। पात्र में रंजना, ईला, विश्वनाथ प्रसाद, मणिक मुल्ला और नत्थु। तो सूरज का 7वां घोड़ा इस उपन्यास के पात्र कौन है, तो इस उपन्यास के पात्र है माणिक मुल्ला। ए का 4, ए का 4 किस में है, बस हो गया, विकल्प ए में है। मैलांचल, मैलांचल में कौन है, विश्वनाथ प्रसाद है। 1 इंच मुस्कान है, इसमें कौन है, रंजना है। और तमस इसमें कौन है, नत्थु है। तो ए का 4 और बी का 3, सी का 1, डी का 5 किस में है, तो विकल्प ए में है। तो 72 का विकल्प ए जो है वो सही है। सूरज का 7वां घोड़ा इसका पात्र जो है मणिक मुल्ला है।
इस उपन्यास का पत्र मणिक मुल्ला है और उपन्यासकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं। मैलांचल, इस उपन्यास के पत्र विश्वनाथ प्रसाद और इसके उपन्यासकारक है फणीश्वरनाथ रेणु। 1 इंच मुस्कान, इस उपन्यास के पात्र है वो है रंजना। मन्नू भंडारी इसके उपन्यासकार हैं। और तमस, तमस के पात्र कौन है? नत्थु है, जिसके उपन्यासकार कौन है? भीष्म साहनी है। प्रश्न संख्या 73, लिखा है कि निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे गद्य रचना है, यहाँ पे लेखकों के नाम मिलान करना है। गद्य रचना में कौन कौन है? हम हसमत, बच्चन निकट है, माटी की मूर्तें, चीड़ों पर चांदनी। लेखक में कौन कौन है? अजीत कुमार है, राम वृक्ष विनयपुरी है, प्रभाकर माचवे है, कृष्णा सोबती है, निर्मल वर्मा है। मिलान करना है। तो हम हसमत, हम हसमत ये किसकी रचना है? तो वह कृष्णा सोबती की। हम हसमत कृष्णा सोबती की रचना है। बच्चन निकट से अजीत कुमार की रचना है। माटी की मूर्तें, ये किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। और चीड़ों पर चांदनी, यह निर्मल वर्मा की है। तो ए का 4 और बी का 1, सी का 2 और डी का 5 किस में है? तो विकल्प बी में है। तो 73 का विकल्प बी जो है वो सही है। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती यहाँ पे रचनाकार इधर उधर हो गया है, ठीक ना। हम यहाँ पे हसमत जो है वो कृष्णा सोबती का है। हसमत किसका है? कृष्णा सोबती का। ये बस टाइपिंग इधर उधर हो गया है। और बच्चन निकट है, ये किसकी रचना है? तो ये है अजीत कुमार की रचना है। माटी की मूर्तें, ये किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चीड़ों पर चांदनी, यह है निर्मल वर्मा की रचना है। तो हम हसमत किसकी रचना है? तो वह कृष्णा सोबती की। आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम हसमत किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। बच्चन निकट से अजीत कुमार की रचना। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 74, प्रश्न संख्या 74 में लिखा है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य ग्रंथ में कौन कौन है? आत्मजयी है, धरती है, आंगन के पार द्वार है, धूप के धान है। अब कवियों में कौन कौन है? गिरिजा कुमार माथुर हैं, कुंवर नारायण है, अज्ञे है, त्रिलोचन है, रघुवीर सहाय है। तो देखो, आत्मजयी ये किसकी रचना है? तो आत्मजयी किसकी रचना है? तो वो है कुंवर नारायण की रचना है। धरती ये किसकी रचना है? ये त्रिलोचन की रचना है। धरती किसकी रचना है? त्रिलोचन की रचना है। आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञे की रचना है। आंगन के पार द्वार अज्ञे की रचना है। और धूप की धान, धूप के धान ये किसकी रचना है? तो ये रचना है गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। तो ए का 2 और बी का 4 किसमें है? और सी का 3, तो विकल्प सी में है। तो 74 का विकल्प सी जो है वो सही है। देखो यहाँ पे लिखा भी कि आत्मजयी 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसके जो लेखक है वो है कुंवर नारायण है। धरती 1945 इसका प्रकाशन वर्ष है। लेखक त्रिलोचन है। आंगन के पार द्वार 1961 प्रकाशन वर्ष, अज्ञे की ये रचना है। धूप के धान 1954 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। और आत्महत्या के विरोध 1967 ईस्वी, रघुवीर साय की रचना है। तो विकल्प सी जो वो सही है। प्रश्न संख्या 75, प्रश्न संख्या 75, लिखा है कि निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे अवधारणा के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पे उनसे संबंधित आचार्यों के नाम लिखे गए हैं। तो अवधारणा कौन कौन सी है? उत्तर संरचनावाद है, यथार्थवाद है, स्वच्छंदतावाद है, उत्तर आधुनिकतावाद है। आचार्य में कौन कौन है? लुई अल्थुसर, फ्रेडरिक जेम्सन है, रॉबर्ट वंस है, और जॉर्ज लुकाज और D.H. लॉरेंस है। तो मिलान करना है। उत्तर संरचनावाद ये अवधारणा किस आचार्य का है? तो ये अवधारणा किसका है? तो लुई अल्थ्यूसर का है। लुई अल्थ्यूसर का है। यथार्थवाद ये अवधारणा किसका है? तो वह जॉर्ज लुकाज का।
ए का 1 और बी का 4 किसमें? विकल्प ए में हो गया। स्वच्छंदतावाद ये किस आचार्य की अवधारणा है? तो वह रॉबर्ट बर्न्स का है। और उत्तर आधुनिकतावाद ये अवधारणा किस आचार्य की है? तो वो किसकी है? तो वह फ्रेडरिक जेम्सन की है। तो ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। तो विकल्प ए जो वो सही है। देखिए उत्तर संरचनावाद लुई अल्थुसर, यथार्थवाद जॉर्ज लुकाज, स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स और उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेम्सन। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे और प्रश्न लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं और PYQ लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।